नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। देश के भविष्य पर संकट है। स्टूडेंट्स में सुसाइड की दर लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स में से 10% मध्य प्रदेश के हैं। नई रिसर्च में यह डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आज हम इसी बेहद गंभीर संकट पर बात करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम सवाल पूछेंगे। इन हालातों से युवाओं को निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। किसी भी देश का भविष्य उसके युवा होते हैं। यही युवा आगे जाकर देश के विकास का इंजन बनते हैं। लेकिन भारत का यही भविष्य खतरे में है। जी हां, ठीक सुना आपने। और ये चिंता उठी है IC3 के आंकड़ों से। संस्था के आंकड़े बताते हैं कि बीते वर्षों में छात्रों की खुदकुशी की संख्या चौंकाने वाली है। और चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। IC3 के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में साल 2022 में 13,044 छात्रों ने खुदकुशी की, जबकि साल 2021 में यह तादाद 13,089 थी। अगर राज्यवार बात करें तो साल 2022 में सबसे ज्यादा छात्रों की खुदकुशी के मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कुल 1,764 बच्चों ने अपनी जान दे दी। ये देश में छात्रों की कुल खुदकुशी का 14% है। इसके बाद तमिलनाडु में 1,416 बच्चों ने अलग अलग वजहों से अपनी जान दे दी, जबकि इसके बाद अगला नंबर मध्य प्रदेश का है। MP में साल 2022 में 1,340 बच्चों ने खुद ही अपनी जान ले ली। ये देश में छात्रों की खुदकुशी का 10% है। चिंता की बात यह है कि MP, जिसकी आबादी यूपी से करीब 3 गुना कम है, वहां यूपी से ज्यादा खुदकुशी के मामले दर्ज किए गए। यूपी में यह आंकड़ा 1,060 और झारखंड में 824 है। वैसे साल 2022 में आए छात्रों की खुदकुशी के आंकड़े साल 2021 से जरा से ही कम है। लेकिन अगर छात्रों के साथ बाकी लोगों की खुदकुशी के आंकड़े देखें तो इसमें 4.2% की बढ़ोतरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 20 सालों में बाकी लोगों की तुलना में छात्रों की खुदकुशी के आंकड़े दोगुनी रफ्तार से बढ़े हैं। IC3 ने अपनी रिपोर्ट में छात्रों की खुदकुशी के कारणों का भी जिक्र किया है। एकेडमिक टेंशन, करियर का दबाव, शिक्षण संस्थानों से सपोर्ट नहीं, हीन भावना, भेदभाव, फाइनेंशियल तनाव, पारिवारिक स्ट्रक्चर, इमोशनल, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये आंकड़े जितने गंभीर हैं उतने ही डराने वाले भी। सवाल ये उठता है कि कब तक छात्र छात्राएं यूं ही अपनी जान देते रहेंगे, और सवाल ये कि हम कब अपने भविष्य का भविष्य संवारेंगे। NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट। मुद्दा बहुत गंभीर है, सवाल कई हैं। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। इस वक्त करियर काउंसलर सुहेल खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ईला गुप्ता मैम भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर ईला, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, और सुहेल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस डिबेट में हमें कुछ और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा, क्योंकि ये मानसिक दबाव, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इन सब का एक मिला जुला ये एक असर है, ये एक वजह है जिसकी वजह से छात्र सुसाइड कर रहे हैं। और ये चौंकाने वाला आंकड़ा है कि देश में भले ही 2022 में 2021 की तुलना में थोड़े से सुसाइड के केसेस कम आए हो, लेकिन जितने भी आए हैं ये बहुत चिंताजनक बात है। और जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 1308 से बढ़कर 1340 हो गया। ये करीब करीब 2-3 बच्चे पर डे के हिसाब से सुसाइड के केसेस का ये एक एवरेज बनता है। डॉक्टर ईला, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जिन कंधों पर देश का भविष्य टिका हुआ है, जो हमारा भविष्य है, वो अपना वर्तमान क्यों नहीं झेल पा रहे, सुसाइड क्यों कर रहे हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा भविष्य है और भविष्य को हमें स्ट्रांग बनाना है। तो वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं? तो प्रश्न ये आता है, तो जो हमारी रिसर्च है, जैसा अभी आपने स्क्रीन पे दिखाया कि फाइनेंशियल स्ट्रेन, साइकोटिक डिसऑर्डर, करियर का चिंता, पढ़ाई की चिंता, माँ बाप का प्रेशर, ये सब चीजें हमारी लाइफ में बच्चों के आती हैं, और वो फिर सोचते हैं कि इट इज बेटर टू एंड द लाइफ। पर क्या हम माता पिता, यहाँ प्रश्न माता पिता पे आता है, क्या हम अपने बच्चों को
तैयार कर रहे हैं फ्यूचर स्ट्रेस के लिए। देखिए, पढ़ना सबको पड़ेगा, पढ़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं। पर पढ़ने के लिए भी हमें थोड़ा सा तनाव, जिसको हम हेल्दी स्ट्रेस कहते हैं, वो हमें लेना पड़ेगा। बट हम छोटे बच्चे को भी, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई का बोझ कम हो, पढ़ाई में बोझ नहीं है, पढ़ाई तो और कम हो गई है पहले से। पर क्या हम अपने बच्चे को मेंटली उतना स्ट्रांग बना पा रहे हैं जिससे कि वो फ्यूचर में आने वाला जो स्ट्रेस है वो उसको बेयर कर पाए? सबसे पहले ये पेरेंटिंग में हमें देखना पड़ेगा। जी। एक ये बहुत बड़ा कारण है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया या मेडिकल कॉलेज हो गया या नॉर्मल कॉलेज में भी बच्चे रिजल्ट नहीं अच्छा आता तो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको स्कूल तक तो बहुत नॉर्मल पढ़ाई होती है और पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। बट एज सुन एज जैसे ही वो कॉलेज में आते हैं, या 12th के बच्चे जिनको प्रेशर होता है एंट्रेंस एग्जाम लेने का और वो नहीं क्लियर कर पाते हैं, तब उनको पहली बार लाइफ में नो आता है उनकी लाइफ में कि नहीं, वो एक ऑर्डिनरी है, बहुत सारे बच्चों में उनको अपनी पहचान बनानी है। तो उसके चलते वो जो तनाव है वो उसको बहुत सारे बच्चे बेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हैं उस टाइम। तो हमें उन बच्चों को बचपन से तैयार करना चाहिए, जो हम जैसे हमारे माता पिता हैं हर चीज के लिए यस बोलते हैं और उनको कंफर्ट जोन में रखते हैं। तो जहां पे वो समुद्र में जाते हैं, समुद्र का मतलब है कॉलेज में हजारों स्टूडेंट, स्कूल में आपकी क्लास में केवल 25 बच्चा है, बट आप जब कॉलेज में जा रहे हैं तो वही 500 बच्चों में आपको, या 5 लाख बच्चों में आपको, या 15 लाख बच्चों में आपको एंट्रेंस एग्जाम देके एक पर्टिकुलर एक कॉलेज में या एक गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो स्ट्रेस वहां पे आता है और ठीक, पेरेंट्स मैं इस पे जरा आपके पास आता हूं इला मैम, क्योंकि मुझे अभी इस पर आपसे बहुत से सवाल पूछने हैं। सुहेल साहब हैं मेरे साथ, करियर काउंसलर हैं। सुहेल साहब, जो इला मैम ने बातें कही हैं वो बहुत वाजिब, बहुत तर्कशील और प्रासंगिक लगती हैं इस टॉपिक पर, इस सवाल के जवाब में। मेरा आपसे एक सवाल ये है सर कि 10th तक जो इला मैम इशारा कर रही हैं कि 10th तक बच्चा केवल अपनी क्लास के 25 से 30 बच्चों में कंपीट कर रहा है, लेकिन दिक्कत आती है तब जब उसके 10th के बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, 12th के बोर्ड के रिजल्ट आते हैं और वो 25 बच्चों में कंपीट करने वाला बच्चा, जो एक अगर एवरेज भी था तब भी उसकी ठीक ठाक परसेंटेज थी, लेकिन एक टॉपर बच्चा भी ऑल इंडिया रैंकिंग, ये AIR रैंकिंग में जब वो पिछड़ता चला जाता है, तो क्या वहीं से चीजें शुरू हो जाती हैं कि वो खुद को ऑर्डिनरी या बिलो ऑर्डिनरी मानने लगता है, दबाव इतना आ जाता है उस पर? जी आसिफ जी, ये बात मैडम की बहुत सही, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि हम लोग इनका फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरेक्शन रहते हैं। बच्चे जब 12th करके आते हैं तो करियर ढूंढने के लिए हमारे पास नई नई सवाल लेके आते हैं कि मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा। ये सवालों, मेरे इतने साल के करियर में ये सवालों पे भी मैं बदलाव देख रहा हूं। बच्चे जो पहले आते थे उनका सिलेक्शन कहीं और होता था, कुछ और चीजों पे होता था, लेकिन अभी नई जनरेशन जो आती है वो खुद ही डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सवाल पूछने से घबराते हैं। पेरेंट्स साथ में लाते हैं उनको, तो पेरेंट्स के उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि उन्हें आगे करियर में करना क्या है। और अगर कोई करियर ओरिएंटेड भी है और वाकई में कुछ करना चाहता है तो अंदर से बहुत घबराहट महसूस होती है, उनके एंजाइटी होती है, इतना एजिटेशन होता है। कुछ जवाब देते देते हम पाते हैं कि बहुत जल्दी वो एकदम गुस्सेल हो जाते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और अपने आप को, उनकी कुछ पास्ट लाइफ जानते हैं तो पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं रिस्की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। ये सारी चीजें शुरुआत में उनमें ही देखी जाती है। उसके बाद उनका जो पढ़ाई के समक्ष जो महत्व था या इंपॉर्टेंस देते थे, वो भी धीरे धीरे डिटेरिएट होती जा रही है। होपलेसनेस ज्यादा देखी जा रही है बच्चों में। सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक बहुत सवाल मेरे मन में इस वक्त जोर से आ रहा है, और वो सवाल ये है कि ऐसा कितनी बार हुआ आपके साथ कि बच्चा आपसे करियर काउंसलिंग के लिए पहुंचा, पेरेंट्स उससे कुछ और कराना चाहते हैं, बच्चा कुछ और करना चाहता है, और वो कंफ्लिक्ट आपके सामने ही वहां पर आपको दिखा? मैंने कई बार बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हुए पेरेंट्स को वापस बुलाया, और ऐसा एक बार नहीं अनगिनत बार हुआ। एक दिन में अगर मैं 40 से 50 काउंसलिंग कर रहा हूं तो उन बच्चों में मुझे 50% बच्चे ऐसे दिखते हैं जिनका बिल्कुल भी इंगेज या इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं लगता है करियर तरफ। उनका ध्यान बहुत शांत रहता है,
उन्हें कुछ क्यूरियसिटी बहुत कम दिखती है अब, और पेरेंट्स ज्यादा क्यूरियस दिखते हैं और ज्यादा सवाल पेरेंट्स के रहते हैं बच्चों से। तो मुझे कभी कभी उनको अकेले बुलाना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को, और मुझे बताना होता है कि थोड़ा सा आप इस तरीके से इन पे ध्यान दें, इनके मन में क्या है ये जानने की कोशिश करें, तो ये बेहतर होगा। और आप आपकी इच्छाओं की वजह से इनको ये करियर लाइन में ना धकेलें। तो ये एक बहुत सही सवाल आपका है और ये मैं काफी हद तक देखता हूं। सुहेल सर, मैं आता हूं आपके पास। इला मैम, क्या क्या सारी दिक्कत हमारी पेरेंटिंग में है? हम 14-15 साल तक बच्चे को बड़ा पैम्पर करके रखते हैं, उसकी जी हुजूरी रखते हैं, उसकी सारी हसरतें पूरी करते हैं, और फिर अचानक से हम उस पर इन्हीं सब चीजों के शायद आधार के बाद हम अधिकार जताते हैं कि जो हम चाहते हैं वो बच्चा करे। और जब बच्चा वो नहीं करने के मूड में होता है, बच्चा कुछ और अपने करने के मूड में होता है, तो शायद ये भी एक वजह बनती है बढ़ते सुसाइड की। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि हम बच्चों पे बिना उनकी इच्छा जाने जो एक भीड़ जा रही है जहां पर, क्योंकि देखिए पेरेंट गलत नहीं होते, पेरेंट्स जरूर पैम्पर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रॉन्ग। वो रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको जो ऐसी कुछ करियर चाहिए जहां पे श्योरिटी हो कि हमारे बच्चे को नौकरी लग जाएगी या हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। तो कोई भी पेरेंट गलत नहीं है, गलत वो यहाँ पे होते हैं कि पहले हम उनको बहुत पैम्पर कर लिया और उसके बाद जब उनकी मेहनत करने की बारी आई तब वो मेहनत उतनी बच्चा कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे आप एक ओलंपिक का उदाहरण लीजिए कि मैं ओलंपिक में रेस नहीं कर सकती क्योंकि मैं उतना दौड़ने की मेरे में क्षमता नहीं है, बट अगर मैं चाहूं मुझे मेडल लेना है तो मुझे बचपन से वो चीज को हैबिट में डालना पड़ेगा। हमें उतना बच्चों को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा और उस माहौल में रखना पड़ेगा, तब जाके बच्चे को ये नॉर्मल चीजें लगेंगी। हाँ, ये एंट्रेंस एग्जाम है जैसे, और हमें उसको क्रैक करना है। तो ये एक मेंटल स्ट्रेस होता है जो हमें, इसको हम गुड स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस कभी हमेशा खराब नहीं होता है, स्ट्रेस हमेशा दो तरीके का होता है, एक गुड स्ट्रेस होता है, एक बैड स्ट्रेस होता है। तो ये गुड स्ट्रेस है जिसमें हर किसी को होना चाहिए, हर प्रकार का होता है जिससे हमें हमारा कुछ अच्छा होने वाला है। बैड स्ट्रेस जब होता है, जैसे सुहेल सर बता रहे हैं कि बच्चा डिप्रेस है, बच्चा बोल ही नहीं रहा है, बच्चे को बात करनी ही नहीं आ रही है, क्योंकि आज का जो पेरेंट है वो ज्यादा कम्युनिकेट कर रहा है, वो बच्चे की जगह वो ले रहा है। उसको लग रहा है कि मेरी परीक्षा है, मेरा करियर है, तो अगर मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि दो लोग मेट करते हैं तो एक इंडिविजुअल बर्थ लेता है, उस बच्चे का अपना डेस्टिनी है, अपना माइंड सेटअप है, अपनी चॉइसेस हैं, अपना परसेप्शन है। तो ये चीजें अलग हैं माँ बाप से। तो मैं इस पे आता हूं मैम आपके पास। मेरे साथ इस डिबेट में दो गेस्ट और जुड़ गए हैं। मेरे साथ अंकित पांडे जी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अंकित जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और एक खास मेहमान राजीव माथुर जी, पूर्व आईपीएस और रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजीव सर, अंकित जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राजीव सर पहला आपसे सवाल है। राजीव सर, मैं आपसे समझना यह चाहता हूं, क्योंकि आप आईपीएस रहे हैं, कड़ी परीक्षा पास करके आपने ये ओहदा हासिल किया, क्या आज के बच्चों में जिजीबिशा कम है? क्या आज के बच्चों में वो स्ट्रगल की क्षमता कम है जो आपके दौर में या हमारे दौर में हुआ करती थी? या दरअसल बढ़ती आबादी के साथ चूंकि मौके कम हुए हैं, सीट्स कम हुए हैं, इसीलिए आज के बच्चों पर दबाव ज्यादा है? बहुत अच्छा सवाल है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। जी, ऐसा है कि स्ट्रेस तो देखिए बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार ने सीटें भी बहुत बढ़ाई हैं। जब हम लोग दे रहे थे तो अब आईपीएस में जो मुश्किल से 70-80 लोग सेलेक्ट होते थे, अब 170, 180, कभी कभी 200 के बैचेस हो रहे हैं। मगर साथ के साथ जो बच्चे जो अटेम्प्ट लेने वाले उनकी संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा है जी। मगर स्ट्रेस लेने की जो कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ी है, वो बढ़नी चाहिए। कैसे आप उस स्ट्रेस को डील करते हो ये बहुत ज़रूरी है। मेरी राय में जो ज़्यादातर जो हो रहा है वो उन जगहों पे हो रहा है जहाँ पे आपके जो कोचिंग हब्स हैं, और अब मध्य प्रदेश में भी कोचिंग हब्स हैं, इंदौर में है, उज्जैन में है,
और अभी हाल में ही हमने देखा है कि रायपुर में भी कोचिंग हब किया जा रहा है, आइलैंड वालों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। तो जहाँ जहाँ ये कोचिंग हब्स होते हैं वहाँ पे बच्चे एक साथ रहते हैं, वहाँ पर कोई काउंसलिंग की सुविधा नहीं है कि आप उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करो। हर बच्चा, देखिए हमने भी आईपीएस का दिया और भगवान की दया से मेरी बेटी भी आईपीएस में आई जी। पेरेंटल प्रेशर 0 था, उसको खुद ही उसकी लगन थी कि मेरे को आईपीएस में आना है। मेरी तरफ से मेरे फादर का कोई प्रेशर नहीं था, उनका खाली ये था कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाइए क्योंकि वो मक्का मदीना है आजकल पढ़ाई की। इस वक्त मक्का मदीना दिल्ली यूनिवर्सिटी है पढ़ाई के लिए, सारे अच्छे बच्चे हिंदुस्तान भर से या नॉर्दर्न इंडिया से कम वहाँ जा रहे हैं। अब इन बच्चों के ऊपर इतना ही पेरेंट का कर्तव्य ख़त्म हो जाना चाहिए। आपने उसको अच्छे से लॉन्च करा दिया, उसकी आप शिक्षा दीक्षा अच्छी दे दी आपने, अब बच्चे को फ्रीली छोड़ दीजिए। काउंसलिंग की कमी है, पेरेंटल काउंसलिंग की कमी, और जब आप इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग की कमी है। मतलब ये जितने भी स्कूल्स हैं इंग्लैंड अमेरिका में, जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि स्कूल लेवल पे भी बच्चे जब स्ट्रेस में आते हैं तो प्राइमरी क्लासेस से उनके काउंसलिंग शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ कोई काउंसलिंग का कोई प्रोविजन ही नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे इस तरह के हब्स हैं, वहां पर अगर कोई गवर्नमेंट डायरेक्टिव हो तो पहले आप भी बहुत इस तरह की ज्यादा काउंसलिंग शुरू करें। मयसर नहीं थी, तो अब ऐसा क्या आया कि आज के बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है? आपको तो काउंसलिंग नहीं मिली, हमको तो नहीं मिली। देखिए ऐसा है, आप सही कह रहे हैं। अभी ऐसा है कि आप पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं थी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज का तो अथाह है, समुद्र है। आप अगर करियर काउंसलिंग आपकी होगी तो वो बताएंगे कि साहब डॉक्टर और इंजीनियर होने के अलावा आपके पास 175 ऑप्शंस अवेलेबल है। ये बताने वाला है कौन वहां पे? और आप करियर काउंसलिंग कीजिए उनको। और दूसरा जो बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस चीज़ पे जोर दे रही है कि आपके पास अगर करियर ऑप्शन है भी, जैसे मान लीजिए आप एविएशन में जाना चाहते हैं या होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अब बच्चे का खाली अभिलाषा होने से कोई फायदा नहीं, काम नहीं करेगा जब तक कि आप इसका उस दिशा में स्किल डेवलप नहीं करेंगे। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स हों और बच्चे उस स्किल डेवलपमेंट में पूरी तरह से अपने आप को झोंक दें, उसके बाद में ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। ठीक, राजीव सर मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। सुहेल सर करियर काउंसलर हैं हमारे साथ इस डिबेट में, क्योंकि हमने इस डिबेट में जो हमारे गेस्ट हैं उनको हमने इसी आधार पर चुना कि हर आयाम हर एंगल से हम इस पर बात कर सकें। सुहेल सर, एक सवाल मेरे मन में यह है कि हम जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो हम तो स्टिकर लगाया करते थे अपनी टेबल के पास कि आई विल कम बैक, आई विल फाइट। कब ये आई विल फाइट से आई क्विट पर बच्चे पहुंचने लगे? मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे वो सीन याद आ गया कि मैंने देखा था वो आई क्विट। तो ये क्या बहुत आसान समझ लेते हैं कि आज के बच्चे कि बस आई क्विट लिखा, सॉरी पापा मम्मी लिखा, आई लव यू पापा मम्मी लिखा और प्लीज मुझे भूल जाइएगा लिखा और चले गए, भूल गए कि जिसने अपनी छाती से खून निकाल के आपको पाला पोसा बड़ा किया उसके लिए आप एक चिट्ठी छोड़ के चले गए। तो ये आई विल फाइट से आई क्विट तक का ये डिस्टेंस बहुत तेजी से कवर हुआ। ये जी, ये कवर हुआ और बच्चों में ये देखा जाता है कि बच्चों के मन में आजकल कोई भी चीजों के लिए या अपनी पेरेंट्स के लिए भी उतना लगाव नहीं है जितना पहले बुजुर्ग जो हो चुके हैं, वो जब स्टूडेंट थे तब उनके मन में होता था। आज उनको अपनी चीजों से भी लगाव नहीं है। वो बहुत जल्दी ओवर प्राइस्ड चीजें किसी को भी दान दे देते हैं और किसी चीज से अपना बहुत ज्यादा लगाव डेवलप नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो अगर ऐसा है तो इंसानों को कोई दूसरा समझाने वाला नहीं रहता है, क्योंकि कोई दो या फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेंबर मिलते हैं, जब वो बात करते हैं आपस में तो वो जरूर बताते हैं कि ये आपकी सही सोच है या फिर यहाँ पर आप गलत हैं। और जब तक आप अपने मन में जो बातें चल रही है उसको शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप कहीं सही निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे। तो जब बच्चा पहले से ही आइसोलेट हो गया है उसकी फैमिली में, और ये फैमिली में सोसाइटी के चेंज की वजह से हुआ है। आजकल जॉब्स ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, काम ज्यादा है उनके पास और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, तो वहीं से बच्चे के मन में ये शुरुआत आ जाती है। और जब तक वो बड़ा होता है, जब तक वो कहता है कि या तो आप हमारे पेरेंट्स से तो आप ही सोच लें आपको क्या करना है, और अब इतने टाइम तक फोर्स करते करते हमें अब कुछ करना ही नहीं है, अब आप ही बता दीजिए कि हमें करना क्या है।
तो ये जो एक मूल कारण है, इससे पता चलता है कि बच्चे के मन में जिज्ञासाएं खत्म हो गई है, और जब खत्म हो गई है तो वो आई विल फाइट से आई क्विट पे तो बिल्कुल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इला मैम, मुझे मुझे एक चीज आपसे समझनी है। हम जब संयुक्त परिवारों में रहते थे, हमारी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, तो वैल्यूज बहुत होती थी, सम्मान, हालातों से जिस तरह परिवार जूझा करते थे, वो चाहे किसी भी तरह की समस्याएं परिवार के सामने आए, बच्चा वहीं से चीजों को सीखा करता था। आज घर में केवल 4 लोग रहते हैं, एक पापा, मम्मी और एक बंटी और रिंकी, बस यही 4 बच्चे बचे हैं, यही 4 लोग बच्चे हैं एक परिवार में। और समस्या ये होती है कि उनके लिए फैमिली नाम की कोई चीज है नहीं, इसके अलावा उनके लिए न रिश्तेदार हैं ना कोई बाकी लोग हैं। आपको लगता है कि वो वैल्यूज वहीं से शुरू हो जाती है, उनका पतन होना, और फिर वो ना उनको लगाव रहता है और ना उनमें वो फाइट वाली उनमें एंथुसियाज्म रहता है कि मुझे लड़ना है, आगे बढ़ना है, और अगर ऐसी हालात आएंगे तो मैं कैसे लड़ूंगा? नहीं, हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैं मानती हूँ कि जॉइंट फैमिली बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें बच्चा शेयरिंग, एडजस्टमेंट, परफॉर्मेंस, रिस्पेक्ट, वैल्यूज, बिलीव्स फैमिली की सीखता है। वो बहुत आवश्यक है और सीखना भी चाहिए। अपने आप सीखता है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हम अगर हमेशा पास्ट को ही लेकर चलते रहेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा था, अच्छा है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, बट आज की जो सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोज मेरे बेटे हैं 2 और मैं रायपुर में रहती हूँ, और आज मेरे बेटे आईआईटी से पढ़ लिए और आईएम से पढ़ के एमबीए करके उनको रायपुर में उनकी जॉब के लिए कोई स्कोप नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो मेरे बेटे मेरे साथ नहीं रहेंगे, इधर ये दे गो टू द बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गावा, तो मैम आप तो ये उनके सब साथ जा शहरों सकती में हैं, जाएंगे आप जहां जा पर रही हैं, नहीं जा उनका रही हैं? जॉब और फ्यूचर है। आप तो जा सकती हैं उनके पास। मैं कैसे जाऊं? मैं भी वर्किंग वुमेन हूं ना, अभी पेरेंट भी वर्किंग है। जो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं उस पे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे कंपल्शन डिफरेंसेस आ गए कि हमारे बच्चे दूसरे शहरों में जा रहे हैं, हम 2 टायर सिटी में रहते हैं, या तो हम बिजनेस करें या गवर्नमेंट जॉब में जाएं, ठीक, मेरे पास में तभी वक्त हमारे खत्म हो गया, बच्चे लेकिन हमारे मैं साथ इतना रहेंगे। जरूर समझ गया इस डिबेट में कि देखिए, कई बार दादा दादी या नाना नानी भी जब पास में होते हैं तो बच्चा कई बार जो चीजें माता पिता से शेयर नहीं कर पाता, लाड़ प्यार की वजह से वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से चीजें शेयर कर लेता है। लेकिन जब ग्रैंड पेरेंट ही साथ में ना हो, फैमिली साथ में ना हो, चाचा साथ में ना हो, कोई ताऊ का लड़का साथ में ना हो जो आपका भाई कम दोस्त हो, इनका असर पड़ता है। और दूसरी बात, इस डिबेट में हमने जो निकाली, राजीव सर से बात की, इला सर से बात की, इला मैम से बात की, या फिर हमने बात की सुहेल साहब से, कि देखिए आपको बचपन से ये बच्चे में डालना पड़ेगा फाइटिंग वाली स्पिरिट। बाद में फिर आप अफसोस करें कि बच्चा दब्बू है, बोलता नहीं है, जैसा सुहेल सर बता रहे थे, उसकी शिकायत फिर करने का अधिकार आपको नहीं होगा, क्योंकि पेरेंटिंग में फिर दिक्कत रही है। इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो देश का वर्तमान भी सुधरेगा, देश का भविष्य भी सुधरेगा, और देश के भविष्य का भविष्य भी सुधरेगा। इस उम्मीद के साथ मैं यहां इसको वाइंड अप कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद है आपका राजीव सर, सुहेल सर, इला मैम, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।